हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल शर्मा, योर मैथमेटिक्स टीचर, रिलायंस लर्निंग सोल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट। आज हमारा डिस्कशन जो होगा वो डिटर्मिनेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। मतलब कि आज हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मैं प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही अच्छे से आप उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है ना, और अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपसे, वो चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम में हो या फिर बोर्ड एग्जाम में हो, तो स्टूडेंट वो जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आएगा किस पे आएगा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पे। क्लियर? तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पे हम बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है क्या? पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारी? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बच्चों। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, तो देखिए जरा, कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी में अगर हम डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम में इंटरचेंज करें या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो अनचेंज रहेगी। क्या कहा हमने? कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो को कॉलम में, ये रो है, इसको अगर आप कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में अगर आप इंटरचेंज करते हैं स्टूडेंट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, ठीक है ना। तो वही कहा गया क्या कि द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ इट्स रो आर चेंज इनटू कॉलम एंड द कॉलम इनटू रोज, ठीक है ना। तो देखिए जरा कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट ए क्या है? एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हैं। तो एक डिटर्मिनेंट है 3x3 ऑर्डर की। अब हमने क्या करना है? हमने करना है क्या कि डिटर्मिनेंट की जो रो है, यानी कि आप देख रहे हैं R1 R2 R3, पहली बात तो चेक करते हैं कि अभी जो डिटर्मिनेंट दिया है इसकी क्या वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो मैंने एक्सपेंशन सीखा था डिटर्मिनेंट का, जरा देखते हैं। ये क्या है? रो आपकी R1 रो है, ये R2 रो है, ये R3 है। ये क्या है? ये C1 रो है, ये C1 कॉलम है, कट कर दीजिएगा वो रो वाली बात। ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है और ये C3 कॉलम है। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं? एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मतलब कहने की बात कि मैं पहले जो वैल्यू दे रखी है डिटर्मिनेंट की, उसको मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं और देखता हूं क्या वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? जब आप R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट, तो जरा देखें क्या आती है वैल्यू। अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं कि जब आप 1 लोगे तो ये एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ये भी एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 5 का मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे तो 45 आएगी वैल्यू। फिर आप माइनस लगाते हैं, 8 का मल्टीप्लाई 6 कराएंगे तो 48 आएगी वैल्यू, ठीक है ना। फिर प्लस के बाद क्या आता है बच्चों? माइनस आता है। उसके बाद ये सारे एलिमेंट हाइड हो जाएंगे, ये भी सारे एलिमेंट हाइड हो जाएंगे। 4 का मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे तो 36 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो 42 आएगी वैल्यू। फिर प्लस 3, ओके। अब ये भी सारे एलिमेंट आप हाइड कर देंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे तो क्या आएगा? 32 आएगी वैल्यू। और 7 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो क्या आएगा बच्चों? 35 आएगा। ओके, समझ पाए आप लोग कैसे मैंने एक्सपेंशन किया? अब 45 माइनस 48 तो वैल्यू आएगी -3। यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू? -6। वो माइनस की वैल्यू जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगी? प्लस हो जाएगी वैल्यू। और क्या आ जाएगा? 6 2 जा 12। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका आंसर? -3 आ रहा है। -3 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 3 3 जा हो जाएगा 9। ओके, अब जरा देखें रिजल्ट क्या आया ओवरऑल। -9 -3 -12 हो जाएगा और ये +12, मतलब ओवरऑल वैल्यू आपकी आई 0, ठीक है ना। मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारी वैल्यू क्या है? 0। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं इस डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं एक्सपेंड करता हूँ
तो देखता हूँ क्या रिजल्ट 0 आ रहा है। अगर रिजल्ट 0 आएगा तो आप कहोगे कि जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड कर रही है, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है ना, जरा देखिएगा। मैंने इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद मैंने कहा जो डिटर्मिनेंट आया मैंने कह दिया बी है, लेकिन इसी से बना रहा हूँ। देखिए जरा, रो को किस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, कॉलम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटरचेंज कर दिया मैंने बच्चों। ये रो 1 R1 C1 में कन्वर्ट हो गया, R2 C2 में कन्वर्ट हो गया, R3 C3 में कन्वर्ट हो गया। अब फिर से मैं क्या करने जा रहा हूं कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो देखें जरा क्या रिजल्ट आता है। 1 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट तो देखिए क्या आता है। अब देखिए जरा, ये सारे एलिमेंट हाइट, ये भी सारे एलिमेंट हाइट। 5 9 जा 45 माइनस 8 6 जा 48, फिर माइनस का 4 आएगा अब आपके पास। अब आप देखें जरा, ये सारे एलिमेंट हाइड हो जाएंगे, ये भी सारे एलिमेंट हाइड हो जाएंगे। 2 9 जा 18, ओके, 2 9 जा 18 और 8 3 जा 24, ओके। अब प्लस 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ के सारे एलिमेंट हाइड हो जाएंगे। 6 2 जा 12 मिलेगा आपको और 5 3 जा 15 मिलेगी वैल्यू। देखिए जरा क्या रिजल्ट आया। तो 45 माइनस 48 रिजल्ट आएगा -3, ओके, -4। यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ रहा है आंसर हमारा, -6 आएगा। जब 18 माइनस 24 करेंगे तो -6 आएगा, और जब -6 का मल्टीप्लाई -4 से कराएंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा, प्लस कितना आ जाएगा वैल्यू, प्लस का 24, ओके। नाउ यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी आपको, -3, और -3 का मल्टीप्लाई जब +7 से कराएंगे तो -21। आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है, -24 + 24 = 0। तो बात क्लियर हो रही है क्या कि जब मैंने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया था तो भी रिजल्ट हमारा 0 आया था। मैंने इसके रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, हमारा अब भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये बात क्लियर है क्या, कि बात क्या क्लियर है कि अगर हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं किसी भी डिटरमिनेंट की, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो अनचेंज रहती है, ठीक है ना। जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। क्लियर, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल जीरो प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल मिलेगी। इस प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ज़रा देखिएगा, कहता क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम, ठीक है ना, कि ऑल द एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर 0, ठीक है ना, देन द डिटर्मिनेंट इज 0। क्या कहने का मतलब है, कहते हैं कि किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट की वैल्यू 0 और किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट की वैल्यू 0 हो, तो आप कहेंगे जो रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट का उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यही मतलब है क्या, ऑल जीरो प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपके सामने दिखाना है क्या, कि एक डिटर्मिनेंट मैंने ली जिसके रो 1 के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 है। 3/3 की डिटर्मिनेंट है जिसके R1 के सारे एलिमेंट 0 हैं। उसके बाद A B C D E F, ये कोई डिटर्मिनेंट है बच्चों। जो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट की वैल्यू 0 हो तो पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे ही आप देखेंगे तुरंत कह देंगे क्या कि आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जरा देख लेते हैं एक बार। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास R1 के सारे एलिमेंट 0 हैं तो मैं एक्सपेंडिंग करता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब आप देख सकते हैं क्या, जब आप R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे
तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपको समझ में आ रहा हो कि जीरो कैसे हुआ। जरा देखिए, तो यहां पर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास बचेगा बी सी ई एफ, फिर -0 आएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास ए डी सी एफ, फिर उसके बाद अगेन 0 और आप देख सकते हैं क्या ए डी बी ई। अब आप देख रहे हैं क्या, मैंने एक्सपेंड कराया, अब 0 का मल्टीप्लाई इस पूरी से डिटर्मिनेंट से कराएंगे तब भी आंसर 0 आएगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा, यहां पर भी कराएंगे 0 आएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो ये बात क्लियर हो गई क्या कि किसी भी रो, ठीक है ना, कोई भी रो R1 हो R2 हो R3 हो वॉट एवर डजेंट मैटर, ठीक है ना, या C1 हो C2 हो C3 हो वॉट एवर, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट की वैल्यू अगर 0 है तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इस प्रॉपर्टी का यूज बेसिकली हम लोग प्रूविंग के तौर क्वेश्चन में किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, या फिर विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव द डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। तो वहां पर हमारा जो काम आता है इस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा काम आता है, ठीक है ना। तो बात क्लियर हुई, ऑल जीरो प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, क्या उससे रिजल्ट आता है। ओके, आइए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की डिस्कस करते हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी भी पहली प्रॉपर्टी की, इसके पहले वाली प्रॉपर्टी की तरह के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि प्रोपोर्शनलिटी या फिर रिपीटिशन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है प्रोपोर्शनलिटी या फिर रिपीटिशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कहते हैं इफ द एलिमेंट ऑफ रो या फिर कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम एज प्रोपोर्शनल, देखिएगा मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शनल या फिर आइडेंटिकल, ठीक है ना, टू द एलिमेंट ऑफ द सम अदर रो या फिर अदर कॉलम, देन दिस डिटर्मिनेंट इज 0। क्या बात कही। अब प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब आप सभी जानते हैं स्टूडेंट की, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है कि कोई एक, जैसे कि आपने देखा कि v प्रोपोर्शनल टू t पढ़ा फिजिक्स में, इसका मतलब क्या है कि v मतलब वेलोसिटी, t मतलब टाइम है। मतलब इनमें ये होता है कि हाँ, या तो वेलोसिटी टाइम से कुछ टाइम्स ज़्यादा बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, ठीक है ना, या कुछ टाइम्स छोटी होगी, वॉट एवर। तो ये तो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब, हमें प्रोपोर्शनलिटी के बारे में नहीं जानना, लेकिन हमें जानना क्या है, अब ये कह क्या रही प्रॉपर्टी, कह रही क्या कि अगर कोई दो रो, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर की, और उसके कोई दो रो, मैं कह रहा हूं R1 और R2, R1 और R2 के सारे एलिमेंट अगर एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं या फिर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो आप कहेंगे कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अब ये बात सिर्फ रो 1 में ही लागू नहीं होती, मतलब रोज में लागू नहीं होती है, कॉलम्स में भी यही है। कोई भी दो कॉलम, मैं कह रहा हूं C1 और C3 अगर आइडेंटिकल है, मतलब उनके सारे एलिमेंट की वैल्यू सेम है, तो आप कहेंगे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं, पहले एक प्रॉब्लम देखते हैं आइडेंटिकल पे बेस और एक प्रॉब्लम देखते हैं प्रोपोर्शनलिटी पे बेस, ठीक है ना। तो पहला प्रॉब्लम आपके सामने कि देखता हूं कि आइडेंटिकल अगर होती हैं दो कॉलम या फिर दो रो तो रिजल्ट 0 कैसे आता है डिटर्मिनेंट का। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने एक डिटर्मिनेंट है, मैंने एक एग्जांपल लिया। अब आप देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को, जब आप देखेंगे तो इसकी कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड के सारे एलिमेंट सेम है, मतलब ये -1 है तो ये भी -1 है, ये भी, ये 2 है तो ये 2 है, ये -4 है। मतलब कहने का कि कॉलम फर्स्ट यानी C1 C3 के आइडेंटिकल है। अब आइडेंटिकल है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। देख लेते हैं, एक्सपेंड करके देखते हैं,
रिजल्ट 0 आता है या नहीं। कहीं से भी आप एक्सपेंड करें, मैंने आपको लेकिन बताया था कि सुटेबल क्या होगा कि आप R1 के अलोंग एक्सपेंड करें, आदत डाल लें कि R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लें। तो इससे फायदा ये होगा कि R1 के अलोंग एक्सपेंशन करने में अगर आपने हैबिट डाल ली तो कभी भी आपको माइनस प्लस यानी साइन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि ऑल्टरनेटली इसके साइन चेंज होते रहते हैं। तो हैबिट डाल लेते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं क्या कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है ना। रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A -1, अब मल्टीप्लाई कराएंगे सारे एलिमेंट हाइड हो जाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई -4 से कराएंगे तो -16 आएगा, पहले माइनस साइन लगाएंगे और 6 2 जा 12, कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं, -0। अब जरा देखिए ये हाइड हो जाएगा, ये भी हाइड हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -4 से कराएंगे तो -8 आएगा बच्चों, और फिर माइनस लगा देंगे तो -4 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो +8 आएगा, है ना, +8 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद भाई यहाँ पर प्लस आता है लेकिन एलिमेंट आपका -1 है तो वो माइनस हो जाएगा। अब ये भी सारे एलिमेंट हाइड, ये भी सारे एलिमेंट हाइड, 6 2 जा 12, माइनस साइन लगाएंगे, -4 × 4 16 हो जाएगा, वो भी माइनस का, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो इसकी वजह से ये प्लस हो जाने वाला है। अब 0 का मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो रिजल्ट तो 0 आएगा, यानी ये तो हो या ना हो कोई फायदा नहीं इससे। यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रही वैल्यू ये है -28, दिस वन इज -28, और यहाँ पर माइनस आपको ऑलरेडी मिल रहा है तो ये हो जाएगा +28। बच्चों यहाँ पर ये +28 है और बाहर माइनस है तो ये वैल्यू क्या आ गई 28, 28 - 28 रिजल्ट आपका क्या आ गया 0, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो आपकी प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर C1 और C3 एक दूसरे के आइडेंटिकल थे, रिजल्ट क्या आया 0, क्लियर। अब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया और आपसे कहा इसकी वैल्यू क्या होगी, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, आप जैसे ही देखते हैं क्या कि C1 और C3 आइडेंटिकल है, तुरंत आप क्या कहेंगे, आंसर क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, प्रोपोर्शनलिटी या फिर रेपिटेशन प्रॉपर्टी। बोलो बात समझ में आई, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया, ओके। तो ये प्रॉपर्टी 0 प्रॉपर्टी वाले से यानी ऑल 0 प्रॉपर्टी से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट 0 मिल जाएंगे, वो तो देख के आप आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होगा कि आपको ये प्रॉपर्टी यानी ये इस टाइप का डिटरमिनेंट डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप फॉर्म करते हो उसके बाद आपको मिलेंगे क्या कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम क्या होंगे आपस में आइडेंटिकल होंगे, तो आप कह दोगे वैल्यू क्या होगी 0। बात क्लियर हुई? ओके, तो अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। हाँ, तो स्टूडेंट अब हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है, स्विचिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या है, अब ये प्रॉपर्टी जो है वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से रिलेट करती है, रिलेट कर देते हैं हम, करती नहीं है, क्योंकि जब इतनी सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ लेते हो तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है या क्या प्रॉपर्टी का रिजल्ट है, इस पर हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट कि अगर किसी दो, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि अगर किसी 2 रो को या फिर 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, मतलब देखिए जरा, सपोज दैट ये R1 है, ध्यान दीजिएगा, ये R1 है और ये R2 है, इसको मैं इंटरचेंज करता हूं। तो इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, जो पहले R1 थी वो अब R2 के प्लेस पे आ जाए, जो R2 थी वो R1 के प्लेस पे आ जाए, कुछ इस तरह से। तो ये ऊपर आ गई ना, तो ये R1 हो गई या R2 हो गई। तो जब आप ऐसा काम करते हैं यानी कि आपस में आपने रो में इंटरचेंज किया, अब देखिए जरा, मान लीजिए ये सिस्टम है कि ये आपका C1 है, दिस वन इज अ C1 व्हाइल दिस वन इज C2। अब आप कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जब आप कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, तो ये इंटरचेंज हो गई। तो जब इस सिचुएशन हो कि 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें या फिर 2 रो को आपस में इंटरचेंज करें, तो डिटरमिनेंट का जो रिजल्ट आता है आफ्टर इंटरचेंजिंग बिटवीन 2 रोज और 2 कॉलम, रिजल्ट क्या आता है, माइनस साइन के साथ आता है। मतलब कहने कोई आपके पास डिटरमिनेंट है, उसकी वैल्यू 4 आ रही सॉल्व करने के बाद, और फिर हमने क्या किया
कि हमने दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो रिजल्ट जो अब आएगा मैग्नीट्यूड इसका 4, लेकिन साइन क्या आ जाएगा -4। अगर पहले -4 आ रहा था तो अब +4 आ जाएगा। सिर्फ जो चेंजमेंट आता है दो रो को आपस में इंटरचेंज करना या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पे, वो सिर्फ साइन का चेंज आता है, ठीक है ना। प्लस होगा रिजल्ट तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा रिजल्ट। क्लियर। अब इसको पहली वाली प्रॉपर्टी से रिलेट नहीं करेंगे, रिफ्लेक्शन। वहां पर ये कह रहा था कि सारी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर ले या सारे कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर ले, लेकिन यहां क्या कह रहा है कि किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं या फिर कोई दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। मतलब R1 R2 में इंटरचेंजमेंट हो रहा है या फिर C1 C2 में इंटरचेंजमेंट हो रहा है, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे क्या, स्विचिंग प्रॉपर्टी। तब रिजल्ट आपका क्या आएगा कि साइन के माइनस साइन के साथ आएगा, साइन में चेंजमेंट आ जाएगा। प्लस है तो माइनस रिजल्ट हो जाएगा, माइनस है तो प्लस रिजल्ट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या कहना चाहता हूं मैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी क्लियर हुई। चलिए देख लेते हैं फिर से एक एग्जाम्पल की बात। एग्जाम्पल से सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। जरा देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जरा, एक डिटर्मिनेंट लेता हूं मैं, छोटा सा डिटर्मिनेंट लेता हूं 2/2 ऑर्डर का, 1 -1 2 4, ठीक है ना। यहाँ पर ये R1 है और ये R2 है। अभी देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 आएगा, यानी क्या रिजल्ट आ गया, 4 + 2 यानी कि 6। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। देखिए जरा, R2 को ऊपर भेज रहा हूँ, R1 को नीचे, और कहा कि जो वैल्यू आई वो A' हो गई। जरा देखे जरा, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। कर दिया ना इंटरचेंज, सिर्फ R1 R2 को इंटरचेंज किया है ना। अब देखिए जरा रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट की ओर मूव करते हैं तो अब क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो -2 हो जाएगा। ओके, अब 1 का मल्टीप्लाई 4 से करा होगा तो -4 हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा -6। आ गया कि नहीं आ गया। तो जरा देख सकते हैं क्या कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ A' है वो क्या हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। हो गया कि नहीं हो गया। तो जो चेंजमेंट आया वो सिर्फ साइन का आया ना, माइनस साइन आ गया आपके पास। क्लियर, समझ पाए कि नहीं बात। तो यही कहना चाहता था ये स्विचिंग प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू, यही कहना चाहता था स्विचिंग प्रॉपर्टी के थ्रू कि अगर आप किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट जो होता है उसमें सिर्फ साइन का चेंज आता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं। क्लियर, ओके। तो ये भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई हमारी। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये क्या कहती है कि इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट देन द डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाइड द सम कांस्टेंट। अब देखिए जरा, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या चेंजमेंट है। थोड़ा सा चेंजमेंट मैंने पहले भी कहा था, वरना पूरा ही सिमिलर होता है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में भी आपने एक बात सीखी थी क्या, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी स्केलर का जब आपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया था तो आपने देखा था कि रिजल्ट क्या है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप हमारे मैट्रिक्स लेक्चर पे आप जा सकते हैं, ठीक है ना। आप वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर और आप जान सकते हैं कि क्या बात है। और जिन्होंने देखा है वो जान रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर किसी पर्टिकुलर स्केलर से कराते हैं, वो जो नॉन जीरो स्केलर, तो रिजल्ट ये था कि उस पर्टिकुलर स्केलर का मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स होता था। ये बात आप जानते हैं सभी। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है बच्चों, कि डिटर्मिनेंट में कहता है क्या, जैसे कि प्रॉपर्टी कह रही है हमारी, डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं आप किसी डिटर्मिनेंट से, तो रिजल्ट क्या आता है स्टूडेंट, रिजल्ट आता है कि उस स्केलर का मल्टीप्लाई, उस नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लाई किसी पर्टिकुलर एक रो के सारे एलिमेंट में होगा
या फिर किसी पर्टिकुलर एक कॉलम के सारे एलिमेंट, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किस पर मल्टीप्लाई करा रहे हो, ठीक है ना। अगर आप किसी रो के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा रहे हो, जैसे R1 के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराया, तो उस स्केलर का मल्टीप्लाई सिर्फ R1 के सारे एलिमेंट से होगा। C1 के एलिमेंट से करा रहे हो तो उस पर्टिकुलर स्केलर का मल्टीप्लाई C1 से होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी? तो यही इस प्रॉपर्टी का मतलब है, जिसका नाम है क्या, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। आइए जरा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि मैंने एक एग्जांपल लिया, एक कोई साधारण सी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू है -1 0 3, ठीक है ना, 4 -2, ओके, 5 6, ओके, 1 और 3 -3, ठीक है ना। ये कोई डिटरमिनेंट है। अब जरा देखिए, पहले तो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो जब R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो जरा देखिए जो डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, क्या आएगा, -1, सिंप्लीफाई करने के बाद ये जब -2 का मल्टीप्लाई -3 से कराएंगे तो 3 2 6, और 1 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, -5। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 0 का मल्टीप्लाई कराते हैं आप, तो हालांकि रिजल्ट 0 आएगा, फिर भी मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सीखें ना, तो सीख जाएं। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई -3 से कराएंगे तो -12 आएगा, और फिर माइनस साइन लगाएंगे, 6 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो 30 आ जाएगी वैल्यू। फिर +3 आएगा हमारे पास रिजल्ट, और ज़रा देखिए क्या आएगी वैल्यू, 4 1 जा 4, -6 2 जा 12, और इस -12 के साथ ये जो ऑलरेडी माइनस था उसके साथ वैल्यू +12 हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 6 - 5 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो -1 आ जाएगा। 12 + 4 16 होगा, 16 3 जा 48, तो 48 - 1 47। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करता हूं कि मल्टीप्लाइंग, जरा देखिएगा, इसी के बाद मैं क्या करता हूं कि इसके R1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई 2 बाई R1। अब जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, आप देखिएगा, अभी रिजल्ट क्या है आपके सामने, 47। मैं R1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो ये तो मैंने कहा कि सारे एलिमेंट से होगा R1 के, सिर्फ, और किसी से नहीं होगा। और जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि रिजल्ट जो आएगा वो 2 टाइम्स ही आएगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो रिजल्ट जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, और अगर 3 से कराएंगे तो 3 टाइम्स आएगा, n से कराएंगे तो n टाइम्स आएगा। क्लियर? जरा देखिएगा, बस ध्यान रखिएगा जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं स्केलर से वो नॉन जीरो हो। कराता हूं मल्टीप्लाई में और देखता हूं रिजल्ट क्या आता है, ठीक है ना। ये 2a हो जाएगा, और जरा देखिएगा, मैं कहता हूं एक नया डिटरमिनेंट आ गया, उसको मैंने b कह दिया, और रिजल्ट जरा देखिएगा। पहले मल्टीप्लाई कराता हूं तो R1 में करा रहा हूं ना, तो सारे एलिमेंट में होगा, तो -2 0 और 6 हो जाएगा, बाकी सब अनचेंज रहेंगे। वो हो जाएंगे क्या, 4 -2 5 6 1 -3। ओके, देखता हूं रिजल्ट क्या आता है। एक्सपेंडिंग along R1, जरा देखिएगा रिजल्ट क्या आने वाला है, -2, ठीक है ना। तो जब -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए जरा, -2 जब ये सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ये भी सारे एलिमेंट,
माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -1 आएगा 5। सेकेंड एलिमेंट सारे जीरो हो जाएंगे तो उसको एक्सपेंड करने की अब जरूरत नहीं है, वो जीरो ही हो जाने। और सब 6 से कराएंगे, जरा देखिए 6 वाले, ये भी सारे एलिमेंट हाइट, ये भी सारे एलिमेंट हाइट। 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 4 हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन। 6 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 6 2 12, वो भी माइनस का आएगा और इस माइनस की वजह से वो प्लस हो जाने वाला है। तो जरा देखिए रिजल्ट क्या आएगा। देखिएगा रिजल्ट, ये क्या वैल्यू आ गई हमारी, ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, -2, ये 0 हो जाएगा रिजल्ट। अब 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो क्या, देखिए जरा 12 + 4 16, और 16 6 कितना होता है बच्चों, तो 16 6 होगा 96। ओके, 96 में जब -2 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आएगा रिजल्ट 94। और 94 और 47 में क्या रिलेशन है कि 94 जो है वो 47 का 2 टाइम्स है बच्चों। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम में तो उसके डिटरमिनेंट में भी उतने ही टाइम्स चेंजमेंट आएगा। आपने 2 से कराया तो आप देख सकते हैं 2 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है हमारे पास, यहां पर देखिएगा, मैं यहां बोल दे रहा हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ बी जो हुआ वो 2 टाइम्स हुआ ना डिटरमिनेंट ऑफ ए। यही इस प्रॉपर्टी का मतलब था। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, R3 में 3 से करा दिया, सॉरी R2 में 3 से करा दिया, R3 में 4 से करा दिया, तो आपसे कहा जाए कि पूरी डिटरमिनेंट पे क्या चेंजमेंट आएगा। तो अब मल्टीप्लाई करा के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आपने R1 में 2 से कराया 2, R2 में 3 से कराया इंटू 3, R3 में 4 से कराया तो 2 इंटू 3 इंटू 4, जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 4 जा 24 टाइम्स आपके डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बोलो बात समझ पा रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का कितना अच्छा यूज है, इस प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट है वो कितना अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये प्रॉपर्टी थी स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई प्रॉपर्टी। अब हम अगली प्रॉपर्टी अपनी डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, तो हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है, सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी, आप देखिए एक डिटरमिनेंट आपके सामने दे रखी है जिसके आपको कॉलम 1 दिखाई दे रहे होंगे। कॉलम 1 के जो एलिमेंट्स हैं आप देख रहे हैं क्या, कैसे दे रखे हैं कि 2 एलिमेंट के सम से बने हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कॉलम 1 का पहला एलिमेंट है A1 + B1, कॉलम 2 का सेकेंड एलिमेंट है A2 + B2, और कॉलम 3 का जो थर्ड एलिमेंट है वो है A3 + B3। ठीक है ना, आपको कॉलम 1 दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना। तो जब इस टाइप के डिटरमिनेंट दी हो बच्चों तो इस डिटरमिनेंट को हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है ना, जरा देखिएगा, मैं इस इंडिविजुअल डिटरमिनेंट को स्प्लिट करता हूं और 2 अलग अलग डिटरमिनेंट के फॉर्म में आता है। मतलब कहने का कि जब आपको डिटरमिनेंट इस फॉर्म में दे रखा हो जहां पर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम हो या किसी भी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट जो हो वो कोई 2 एलिमेंट का सम हो या 3 एलिमेंट का सम हो, तो उस डिटरमिनेंट को हम स्प्लिट कैसे करते हैं, ज़रा देखिएगा मैं कैसे लिख सकता हूँ इस डिटरमिनेंट को। और जब आप ऐसा करते हैं, अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इस फॉर्मेट में दिया होता आप इसको एक्सपेंड करते तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज उठानी पड़ती, थोड़ी सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी इसके कैलकुलेशन में। हो सकता है उस कैलकुलेशन के चक्कर में आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है एग्ज़ाम हॉल में। तो हमें वो काम नहीं करना है, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमारे नंबर्स पूरे आए, हमसे क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप देखिए रिजल्ट सेम ही आएगा, आप इसको भी एक्सपेंड करेंगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा, और अगर इसको स्प्लिट करके फिर सॉल्व करते हैं रिजल्ट तब भी सेम आएगा। देखिए जरा कैसे इसको स्प्लिट करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि A1 A2 A3, ठीक है ना, C1 C2 C3 D1 D2 D3 प्लस, ठीक है ना। यहां पर प्लस था, मैंने यहां पर प्लस लगा दिया, यहां माइनस गिवन होता तो मैं वहां पर माइनस लगाता। ठीक है ना। उसके बाद
अब जरा देखिए करना क्या होता है कि जैसे ये दो एलिमेंट का सम है, तो इसके एक तरफ के एलिमेंट को एक डिटर्मिनेंट में डाल दो, दूसरे एलिमेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट डाल दो, बाकी सारे एलिमेंट वैसे ही अनचेंज रहेंगे। जरा देखिएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करके उनको ऐड करके उनके रिजल्ट को ऐड करके सॉल्व करेंगे, तो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा आसान होगा। अब जहाँ भी जिस प्रॉब्लम में ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो प्रॉब्लम अपने आप में बहुत अच्छा प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। जिस भी प्रॉब्लम में ये प्रॉपर्टी यानी सम प्रॉपर्टी का यूज़ होगा आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे वो प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, और वाकई में अच्छा होता भी है। क्लियर। 100 अगर प्रॉब्लम है तो 100 में आपके पास 15% या 20% प्रॉब्लम ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ आपको मिलेगा। इसलिए आप समझ सकते हैं ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कितना ज़रूरी है, समझ गए ना। तो आप कर लेंगे ना, आप इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व कर लेंगे, इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व कर लेंगे, दोनों के रिजल्ट को ऐड कर देंगे, रिजल्ट वही आएगा जो इस इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आता है। समझ पा रहा ना मेरी बात को? ओके, तो ये सम प्रॉपर्टी था। अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको बताएंगे इसका क्या यूज है। ओके, तब तक हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। इस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जितना इम्पॉर्टेंट कहूँ इसके लिए उतना कम है। ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी नहीं है स्टूडेंट, ये कंसेप्ट है। ये वो कंसेप्ट है जिससे आप डिटर्मिनेंट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। जितना भी अच्छा प्रॉब्लम हो या कैसा भी प्रॉब्लम हो, उन सारे ही प्रॉब्लम को आप इस प्रॉपर्टी के तौर पे सॉल्व करने वाले, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से समझेंगे, और इस प्रॉपर्टी पे बेस फिर मैं आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, हल्के क्वेश्चन से लेकर अच्छे लेवल के क्वेश्चन, सारे टाइप के मैं क्वेश्चन आपको आज ही डिस्कस करूंगा। फिर बाद में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि ये प्रॉपर्टी है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। देखिए जरा, आपको क्या होगा कि आपको ऐसा सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट आपके सामने जिसके एलिमेंट्स हैं, एक सिंपल सी एक आपको डिटर्मिनेंट आपको नजर आ रही होगी, ठीक है ना। लेकिन जब आप उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने बैठेंगे या जब आप उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, तो जैसे ही आप एक्सपेंशन करेंगे, जैसे कि अभी तक मैंने बात करी कि हर बार मैं एक्सपेंड करता था, ठीक है ना, आप भी एक्सपेंड करेंगे अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगी। तो जैसे ही आप एक्सपेंड करने बैठेंगे, एक स्टेप बाद या दो स्टेप बाद ही आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसी प्रॉब्लम को, जिससे आपको क्वेश्चन ना आए, ठीक है ना, या फंस जाए क्वेश्चन में, वो ना हो, उसके लिए प्रॉपर्टी बनी है। देखिए जरा, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस क्या होता है, ठीक है ना। तो इस सिंपल सी दिखने वाली डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन कैसा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्या कि जो डिटर्मिनेंट है या ये फिर डिटर्मिनेंट है, दिस इज अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को कुछ ऑपरेट करते हैं, वो किसी कॉलम में करें, किसी रो में करें, या सारे कॉलम में करें, सारे रो में करें, जरा देखें। तो जब आप ऑपरेट करते हैं तो पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि जब आप ऑपरेट करते हैं किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग, तो उसके बाद ऑपरेट के बाद डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो वैल्यू आने वाली थी पहले बिफोर ऑपरेटिंग, वही वैल्यू अब भी आएगी, ठीक है ना, आफ्टर ऑपरेटिंग।
ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट जो होती है वो रिमेन्स अनऑल्टर्ड रहती है अंडर एन ऑपरेशन ऑफ द फॉर्म। वो ऑपरेशन कैसा हो सकता है कि हम सी, जैसे कि मुझे नहीं मालूम कि किस ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है या उसका क्या कॉलम हम ऑपरेट करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने एक जेन्युइन सा कॉलम ले लिया, मैंने कहा सी आई कॉलम, मैंने उसको एक्सपेंड किया। कैसे एक्सपेंड किया कि इस तरह से किया कि सी आई के प्लेस पे लिखा सी आई प्लस, क्या किया, सी आई को मैंने ऐड किया सी जे के साथ। कैसे, सी जे के सारे एलिमेंट में अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सी के सारे एलिमेंट में मैंने बीटा का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो रिजल्ट आया सबको ऐड कर दिया, उस रिजल्ट को मैंने सी आई के प्लेस पे किया। मतलब सी आई के सारे एलिमेंट में मैंने इस तरह से ऑपरेशन किया। या फिर आप ये भी कह सकते हो, ध्यान रखिएगा, तो जे और के आप देख रहे हैं ना, वो आई नहीं होगा। आप ये नहीं कर सकते कि सी आई के प्लेस पे सी आई प्लस अल्फा, जैसे मान लीजिए C1 है तो C1 के प्लेस पे C1 प्लस अल्फा C1 प्लस बीटा C1, नहीं। अगर आपने C1 के प्लेस पे किया तो C1 को ऐड कर सकते हैं किसी दूसरी कॉलम के साथ, लेकिन आप CI के प्लेस पे CI प्लस अल्फा CI, मतलब C1 अगर लिया आपने तो C1 के प्लेस पे C1 प्लस अल्फा C1 या फिर बीटा C1 नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं ना। यही काम आप किसी रो के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि यही ऑपरेशन, इसी तरह का ऑपरेशन आप रो के साथ भी कर सकते हैं। क्या कि रो वन के साथ मैंने कहा आर आई आपने ले लिया, बाद में बात करते हैं आई की वैल्यू क्या है। आर आई को आपने ऑपरेट किया, किस तरह से किया कि आर आई प्लस अल्फा आर जे, मतलब आर जे यानी सेकेंड कोई भी जेथ आपके पास रो है उसमें अल्फा का मल्टीप्लाई किया और केथ रो में आपने बीटा का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने ऐड कर दिया, उस सारी वैल्यूज को हमने आर आई से रिप्लेस कर दिया। तो ये थे ऑपरेशन, इस तरह से ऑपरेशन करते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट बन के आती है वो इस तरह से आती है। मैंने यहाँ पर C1 में ऑपरेशन किया है, 3/3 की डिटर्मिनेंट है, मैंने C1 में ऑपरेट किया। कैसे किया कि C1 के प्लेस पे क्या किया, यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट किया है वो क्या किया है कि C1 के प्लेस पर C1 प्लस अल्फा C2 प्लस बीटा C3 किया है। बच्चों देखिए जरा, C1 के प्लेस पर C1 प्लस C1 के एलिमेंट क्या है, A1 A2 A3 प्लस अल्फा C2। इस अल्फा, ये अल्फा क्या है, कोई नॉन जीरो स्केलर जिसका मल्टीप्लाई मैं C2 से कर रहा हूं। देखिए जरा, कराया मैंने, यहां पर कराऊंगा सारे एलिमेंट पे होगा अल्फा B1 अल्फा B2 अल्फा B3। फिर उसके बाद बीटा का मल्टीप्लाई मैंने C3 से कराया, तो क्या आएगा, बीटा C1 बीटा C2 बीटा C3। उन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो रिजल्ट ये आएगा। जरा देख रहे हैं क्या कि जरा देखिए, अब ये क्या हो गया, अल्फा B1 हो गया, ये क्या हो गया, बीटा C1 हो गया। ऐड करने के बाद क्या किया, A1 प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा C1। देख रहे हैं आप। तो ये था ऑपरेशन। इस तरह से ऑपरेट करेंगे किसी भी डिटर्मिनेंट को तो डिटर्मिनेंट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। पहली बात तो आपका आंसर आने लगेगा, जहां आप फंस गए थे वहां आप फंसेंगे नहीं, और एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, वो भी कम टाइम में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो ये थी क्या, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। इस प्रॉपर्टी को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल लेके। बेहतरीन सा एग्जाम्पल लेके आता हूं आपके सामने और देखिएगा कि कैसे इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूं। देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1, इफ ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो ओमेगा है वो 1 के इक्वल नहीं है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है। तो आपसे कह रहा है क्या कि जो डिटर्मिनेंट दे रखा है ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या होगी। यहां आप देख रहे हैं क्या, x एक वेरिएबल है स्टूडेंट, उस x की वैल्यू क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपसे कह रहा सॉल्व करें। आप इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं क्या कि अब आपको जो डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सारे एलिमेंट की वैल्यू कोई न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दे रखी है। एक तो पहली बात तो आपको वेरिएबल x मिला हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल x ऑलरेडी गिवन है, और दूसरी बात वो क्या कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज किया गया है। तो ऐसे डिटर्मिनेंट को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो बच्चों आपको क्या लगता है कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
अगर आपको लगता है तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए जरा कि ऑपरेशंस का यूज किस तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। मैं इसको सॉल्व करता हूं और देखता हूं कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आती है। पहले मैं कहता हूं कि अप्लाइंग C1 के प्लेस पे C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आपके मन में एक पॉइंट आ रहा हो कि सर आपने यहाँ अल्फा जैसा बीटा जैसा कुछ लिया नहीं। लिया है बच्चों, जरा देखो तो। मैंने ये नहीं कहा कि अल्फा की वैल्यू कोई फिक्स ही होगी, अल्फा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। आप जरा गौर से देखें, क्या अल्फा की वैल्यू यहाँ 1 नहीं है, क्या बीटा की वैल्यू यहाँ 1 नहीं है। तो मैंने ऑपरेट किया, क्या लिखा, अप्लाइंग C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 प्लस C3। जरा देखिएगा, जब मैंने ऐसा किया तो क्या रिजल्ट आएगा आपके सामने। जो डिटर्मिनेंट था वो क्या आएगा, x प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। यहां पर सबको ऐड कर रहा हूं ना मैं C1 के प्लेस पे, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 प्लस x प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद पहले C1 को ही तो ऑपरेट किया है, यानी कि C2 और C3 तो अनचेंज रहेंगे ना। तो यहाँ पर ओमेगा मिलेगा आपको, दिस वन इज ओमेगा स्क्वायर वाइल दिस वन इज x प्लस ओमेगा। यहाँ पर क्या मिल रहा है वैल्यू आपको, 1 प्लस x, और यहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर। बोलिए बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब आपको याद होगा 11th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर में आपने पढ़ा था क्या, कि ओमेगा इज अगर क्या है क्यूब रूट यूनिटी है, तो रिजल्ट आपने पढ़ा था क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अगर आपको नहीं मालूम, क्या कि सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0। तो आप देख सकते हैं क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब जरा देखिएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो रिजल्ट क्या बचेगा, x, यहां पर भी x, यहां पर भी x, बाकी सब अनऑल्टर्ड रहेंगे। ओमेगा स्क्वायर x प्लस ओमेगा, यहां पर 1 प्लस x और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि C1 के सारे एलिमेंट क्या हो गए, x प्लस x। अब आपसे कह रहा है क्या, एक बात और गिवन थी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 है बच्चों। तो यहां पर 0 था, यहां पर भी 0 है। अब अच्छा आप सोचिए कि ये वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है। तो आपने दो ही तो प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी, या तो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर आपने क्या पढ़ा कि कोई दो कॉलम या कोई दो रो आपस में आइडेंटिकल हो जाए। अब आपको यहां पर कोई दो रो या दो कॉलम तो आइडेंटिकल तो होती नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 तभी होगी जब यहां पर सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है ना। अब सारे एलिमेंट 0 होंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बात क्लियर है, इट इज वेरी क्लियर दैट x शुड बी इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब क्या कि वैल्यू ऑफ x क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। तो आप समझ रहे हैं क्या, इस क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टी यूज हुई। पहली प्रॉपर्टी जो आपने क्या कहा, प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस, इनवेरिएंस, और दूसरी क्या है कि ऑल 0 प्रॉपर्टी। देख रहे हैं आप, मैंने जहां जहां कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको अगर नॉर्मली एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो क्या आप सोच पाते कि x की वैल्यू क्या होती, आप फंस जाते बच्चों x की वैल्यू निकालने में। आप उसको इवेल्युएट करते, एक आपको बड़ी सी एक्सप्रेशन मिलती, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाती आसानी से। तो समझ पा रहे हैं ना, ये एक क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आपको सामने लेके आता हूं, जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
IIT जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मे भी हो सकता है आपके अपकमिंग 2020 जेई एडवांस के पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है ना। तो देखिए, अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा है आपसे, मैं क्यों कह रहा हूं उसको कि जेई एडवांस में आएगा और क्यों नहीं कह रहा हूं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आए, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब इस टाइप के पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यकीन मान लीजिए वो पेपर बहुत अच्छा होगा। तो आ सकता है सीबीएसई हर साल अपना पेपर अपडेट करती है। और जेई एडवांस में क्यों आएगा, जरा देखिए इस क्वेश्चन को, पहले देखिए। तो अधिकतर जनता ऐसे क्वेश्चन को लीव कर देगी। रीजन दो, पहली बात आपको फैक्टोरियल मिल गया, ठीक है ना। दूसरी बात आपको लिमिट मिल गई, मतलब अलजेब्रा प्लस कैलकुलस। अब आप देखिएगा, अब जब ऐसे क्वेश्चन को, अब क्या ये क्वेश्चन आप इसको एक्सपेंड करेंगे डायरेक्ट? क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सपेंड करने से आपको सॉल्व हो जाएगा? एन फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कराएंगे, करा पाएंगे आप? नहीं ना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारी जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस, बहुत इंपॉर्टेंट थी। जरा देखेंगे तो एक बात, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में नहीं मालूम तो मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं या फैक्टोरियल को एक्सपेंड कैसे करते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास n फैक्टोरियल है, तो इस n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखिएगा यहाँ पे कि n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन, आपको मालूम होगा 3 2 1। मतलब कहने का कि सपोज दैट आपके पास लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ पा रहे ना। इतना ही से आपको याद आ चुका होगा 11th में कि आपने फैक्टोरियल कैसे सॉल्व किया था। बोलो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, जरा देखिए। हमसे कह रहा है कि स्मॉल n जो आप देख रखे हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट है n के फॉर्म में दे रखी है वो ये है, तो ये डिटर्मिनेंट है बच्चों। आपसे कह रहा है कि वैल्यू निकाले, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3n³ माइनस 5 इंटू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा n प्लस 1 इक्वल किसकी होगी, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है, बात समझ पा रहे हैं। तो वो बात की बात है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहले देखें क्या वैल्यू आएगी। हमें यहाँ पर डेल्टा n यानी डिटर्मिनेंट n के फॉर्म में दे रखी है, फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू n प्लस 1 के फॉर्म में निकालनी है, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं, इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व करता हूं, मतलब जो फैक्टोरियल आप देख रहे हैं ना उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं। ये है n फैक्टोरियल, इसको क्या मैं लिखूंगा, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम बच्चों। n प्लस 2 फैक्टोरियल क्या लिखने वाला हूं, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ओके, क्लियर। अब R2 को भी ऐसे सॉल्व करूंगा, क्या लिखूंगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल, वैसे का वैसे रहेगा। n प्लस 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करता हूं, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम। n प्लस 3 को सॉल्व करता हूं, तो n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, ठीक है। सिमिलरली R3 को सॉल्व करता हूं, तो ये है हमारा n प्लस 2 फैक्टोरियल। यहां पर क्या आएगा बच्चों, n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल। ओके, यहां पर क्या आने वाला है, n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर स्केलर को किसी रो या कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते सभी में होता है, जिसका रिवर्स स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि अगर कुछ कॉमन ले तो कॉमन भी ले सकते हैं। जरा देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं कि टेकिंग n फैक्टोरियल, टेकिंग कॉमन n फैक्टोरियल फ्रॉम R1, n प्लस 1 फैक्टोरियल फ्रॉम R2 and n plus
2 फैक्टोरियल फ्रॉम R3। तो जब मैंने कॉमन लिया तो बच्चों देखिए जरा क्या रिजल्ट आया। यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन आएगा, यहाँ से n+1 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, यहाँ से n+2 फैक्टोरियल कॉमन आएगा। तो जरा देखिएगा रिजल्ट क्या आएगा, n फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल इंटू n+2 फैक्टोरियल बन के क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, यानी कि C1 के सारे एलिमेंट 1 हो जाने 1 हो गया। यहाँ पर क्या आएगा n+1 n+2 n+3 n+1 n+2 n+3 ओके। यहाँ पर n+2 n+1 n+3 n+2 और यहाँ पर n+4 इंटू n+3। तो n+2 इंटू n+1 यहाँ पर क्या होगा n+3 इंटू n+2 और यहाँ पर क्या होगा n+4 इंटू n+3। यानी प्रॉब्लम बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो थी अगली प्रॉपर्टी। अब मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। कैसे ऑपरेट करूंगा देखिएगा, अप्लाइंग R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 एंड R2 के प्लेस पे R2 माइनस R3। यानी प्रॉब्लम नो। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, वो क्या, सॉरी ये करते हैं हम, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। R2 के प्लेस पे R2 माइनस R1 कर दें, क्योंकि माइनस की समस्या नहीं आएगी, और R3 के प्लेस पे R3 माइनस R2 कर दें, माइनस नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं क्या कह रहा था, एक बात कि डिटर्मिनेंट को जब आप यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस लगाएं, तो प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस का एक और छोटा सा मोटिव होता है, क्या, कि वो मोटिव ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे डिटर्मिनेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस मिल जाए हमको। जितने ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस आपने फॉर्म कर लिए अपने डिटर्मिनेंट में, आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ज़रा देखिए कैसे कैसे जो मैंने बात कही कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने पर हमारी एक्सपेंशन में आसानी होता है। ज़रा देखिएगा, मैंने क्या कहा कि R2 के प्लेस पे R1 कर दिया, R2 माइनस R1, एंड R3 के प्लेस पे R3 माइनस R2। जब आप ऐसा करेंगे तो R2 में R1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। n+2 में जब n+1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। जरा देखिएगा बच्चों, पहला तो R1 तो अनचेंज रहेगा, ओके, 1 माइनस 1 0, यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। अब जरा देखिएगा बच्चों, यहां पर देखिएगा, एक स्टेप मैं आपको करके दिखा देता हूं, बाकी स्टेप आप देखेंगे डायरेक्ट करूंगा। जरा देखिए n+3 n+2 में माइनस करेंगे ना n+2 इंटू n+1, कैसे क्या रिजल्ट आएगा, n+2 कॉमन ले लेंगे आप, तो n+3 इंटू माइनस n+1 आएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा n+2, मतलब जो कॉमन रहेगा। तो क्या आया 2 टाइम्स ऑफ n+2। अब यहां पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है n+3, तो 2 टाइम्स क्या आएगा n+3। ये क्या हो जाएगा, अब आप R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये भी रिजल्ट 0 हो जाएगा। इधर देखिए जरा, यहां पर 1 आ जाएगा और उसके बाद ये क्या हो गया 2 टाइम्स n+3। बच्चों देखिए कितनी बड़ी सी डिटर्मिनेंट थी, क्या बन के आ गई। ये चीज कॉपी है बेटा, ये चीज चल रही साथ में हमारे, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये साथ ही में चल रहा है, समझ रहे हैं ना आप, क्या था क्या हो गया क्या बन के आया। अभी अब देखिए जरा, अब आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग C1, देखिए कितना आपको आनंद मिलेगा इसको एक्सपेंड करने में, देखिएगा जरा, ठीक है। देख रहा हूं मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो जो डेल्टा n की वैल्यू आ रही थी बेटा वो क्या आएगी n फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल। और जब आप देखिए जरा रिजल्ट देखिएगा आप,
C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, ये तो 2 जीरो हैं, वो ऑलरेडी सब जीरो कर देंगे, 1 के अलॉन्ग करेंगे, ये सारे एलिमेंट हाइड हो जाएंगे, ये भी सारे एलिमेंट हाइड हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगी वैल्यू। जरा देखिएगा कितना आनंद आने वाला है आपको, कैसी कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई, ठीक है ना। कब? जब आपको प्रॉपर्टी पता हो और प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना हो ये भी मालूम है। अब आप देखिए जरा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जब इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस आएगा। आप देखिए 2n ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। पूरे को जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा। मतलब कि डेल्टा n की जो वैल्यू आई वो 2 टाइम्स क्या आई बच्चों? n फैक्टोरियल, 2 टाइम्स n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल। एनी डाउट? तो जब डेल्टा n की वैल्यू आई 2 टाइम्स n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल बच्चों, तो डेल्टा n प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी? मैं लिख सकता हूं ना कि सिमिलरली डेल्टा n प्लस 1 की रिजल्ट क्या आएगी? वैल्यू क्या वैल्यू आएगा? तो 2 टाइम्स, 2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, n फैक्टोरियल के प्लेस पे क्या हो जाएगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल बच्चों, n प्लस 1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा? n प्लस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या हो जाएगा? n प्लस 3 फैक्टोरियल। एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम, ठीक है ना। डेल्टा n मिल गया हमको, डेल्टा n प्लस 1 मिल गया, दोनों की वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। जरा देखिए रिजल्ट क्या आता है, देखते हैं क्या लिखा है। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 3n क्यूब माइनस 5, डेल्टा n की वैल्यू क्या निकाली हमने? 2 टाइम्स n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल, अपॉन डेल्टा n प्लस 1 क्या आया? 2 टाइम्स n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 3 फैक्टोरियल। ओके, अब जरा देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल से n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल से n प्लस 2 फैक्टोरियल, 2 से 2। ओके, नाउ देखिए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, क्या बचा? 3n क्यूब माइनस 5 इंटू n फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या है? सिर्फ बचा n प्लस 3 फैक्टोरियल, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब जरा देखिए कैंसिल हो गया, यहां बचा 3n क्यूब माइनस 5, मैं न्यूमरेटर से n क्यूब कॉमन ले रहा हूं, तो n क्यूब जब आप कॉमन लेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3 माइनस 5 अपॉन n क्यूब, और यहां से जब आप n क्यूब कॉमन लेंगे, मतलब इससे भी n कॉमन ले रहे हैं, इससे भी n, इससे भी n, तो वो n क्यूब ही तो बन जाएगा। तो जरा देखिए 1 प्लस 3 बाई n इंटू 1 प्लस 2 बाई n इंटू 1 प्लस 1 बाई n, एनी प्रॉब्लम? और n क्यूब से n क्यूब भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा, वो क्या कि अब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या कि x टेंस टू इनफाइनाइट है और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब आप लिख सकते हैं क्या? अप्लाइंग लिमिट, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और जैसे ही लिमिट आप अप्लाई करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा। न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बच रहा है आपके पास? न्यूमरेटर में सिर्फ आपके पास बच रहा है 3, यानी 3 अपॉन 1 की वैल्यू क्या आएगी? 3, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 3 बच्चों। बेहतरीन सा प्रॉब्लम था आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है जेईई एडवांस 2020 में, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं क्या कि इस इकलौते प्रॉब्लम से आपने प्रॉपर्टी का अच्छा सा एप्लीकेशन देख लिया, साथ ही साथ लगे हाथों क्लास 11 के कुछ टॉपिक्स का रिवीजन भी हो गया। पहला तो रिवीजन कि फैक्टोरियल कैसे सॉल्व किया जाता है, फैक्टोरियल कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और दूसरी बात तो लिमिट। हल्का सा रिवीजन हुआ, लेकिन हुआ तो थोड़ा सा टफ था, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन था। डिटर्मिनेंट का भी और
ओवरऑल सारे कंसेप्ट का। बोलो बात समझ में आई? ओके। हाँ तो स्टूडेंट, तो हमारी जो प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस थी वो क्लियर हो गया कि कैसे उस पर क्वेश्चन बनते हैं और क्या प्रॉपर्टी का एक्चुअल में सिग्निफिकेंस था। अभी और बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जहाँ पर हम सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे सारी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड। क्लियर? तो वहाँ और बातें होंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस की, साथ ही और सारी प्रॉपर्टीज़ की। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने के दो रीज़न। पहली बात तो ये कि ये प्रॉपर्टी आपको बहुत कम बुक्स में मिलेंगी, आपकी एकेडमिक बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो एकेडमिक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी एज अ ट्रिक भी वर्क करता है। अब देखिए ज़रा, ट्रायंगल प्रॉपर्टी का नाम ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्यों पड़ा, आपको दिखाता हूँ मैं, ज़रा आप देखिएगा। एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। मतलब कहने का कि ऑल द एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट अबव और बिलो, अबव और बिलो किसके? प्रिंसिपल डायगोनल यानी मेन डायगोनल। ये है मेन डायगोनल आपका। अगर मेन डायगोनल के बिलो के सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या हो? 0 हो, या फिर मेन डायगोनल के अबव के सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या हो? 0 हो। मतलब कहने का कि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट यानी बिलो के सारे एलिमेंट की 0 हो, या फिर मेन डायगोनल के अबव के सारे एलिमेंट 0 हो, तो उन सारे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑल द एलिमेंट लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल। आप देख रहे हैं क्या कि दो टाइप के डिटरमिनेंट बनते हैं। एक है जिसमें 0 है कहां पर? मेन डायगोनल के नीचे, और एक में 0 है मेन डायगोनल के ऊपर। एक तरह से ट्रायंगल बना रहे होते हैं, जो 0 है वो ट्रायंगल बना रहे होते हैं, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या आता है कि मेन डायगोनल में जितने भी एलिमेंट, वो जिस ऑर्डर के भी हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, वॉट, उन सारे ही एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे A1 का मल्टीप्लाई B2 से, B2 का मल्टीप्लाई C3 से, यही इसकी वैल्यू आएगी। आप देख सकते हैं क्या? A1, B2 एंड C3। क्लियर? तो यही इस स्टेटमेंट में था क्या? इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल कंसिस्ट ऑफ जीरोस, द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, दैट इज दिस। आप देख सकते हैं ना। तो ये ट्रिक के तौर पे भी काम करती है। अब ऐसे जब आपको डिटरमिनेंट मिले बच्चों, तो आप इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्यों? अब इस टाइप की जो प्रॉपर्टी का यूज मिलेगा, या तो आपको एमसीक्यूज में मिलेगा, ठीक है ना। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड में भी एमसीक्यूज आने लगे, और कंपटीशन एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछा जाता ही है, मेंस हो या किसी स्टेट लेवल एग्जाम में। क्लियर बात? डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, टाइम बचाएगा, मार्क्स फुल देगा विथ कॉन्फिडेंस के साथ। बोलो बात समझ पा रहे हैं? तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्लियर हुई। आप इसको एक्सपेंड भी करेंगे, रिजल्ट तब भी यही आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है। अब 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 2 1, सॉरी 3 2 6, 6 1 6, ठीक है ना। तो रिजल्ट 6 आ जाएगा। ऐसे 4 दे रखा है, मान लीजिए 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 4 2 8, 8 3 24, डायरेक्ट आंसर। अब आपने देखा होगा एक तरह का मैट्रिक्स भी है ना। तो मैट्रिक्स की कुछ इमेज बन के आ रही है। किस टाइप का मैट्रिक्स है? ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। 2 टाइप का होता है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ये वही है, उसी का डिटरमिनेंट निकाला जा रहा है बेसिकली। समझ रहे हैं ना? इसलिए यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। 2 टाइप का आपने पढ़ा था क्या? अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। इन्हीं दोनों का ही हमने क्या निकाला है? डिटरमिनेंट निकाला है। और वैल्यू आई क्या? कि प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। बोलो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्लियर हो गई। हाँ, तो हम बात करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ स्किफ सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स। ठीक है ना। तो अब हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ स्किफ सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना। तो कैसे बात करते हैं? हमारे पास, आपको पता ही क्या, आपके पास एक स्किफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। तो कहती क्या है प्रॉपर्टी की, आप भी याद कर लेंगे एकदम हमेशा के लिए, कि स्किफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपके सामने दिया है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा? उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। ठीक है ना। स्किफ सिमेट्रिक याद है? अगर नहीं याद है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर यानी कि मैट्रिक्स के लेक्चर में आप देख सकते हैं कि व्हाट इज स्किफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके,
तो मैं बात करता हूं जरा कहता हूं कि फॉर स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए कोई स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में प्रूविंग के तौर पे भी आ जाता है, कभी कभी वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में। तो ए कोई स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या कंडीशन होती है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए। अब एक बात याद रखिएगा, हालांकि मैं पहले प्रॉपर्टी के तौर पर बताने जाता, लेकिन मुझे जब मालूम चला कि हाँ यहां पर तो बताना है ही, तो मैं प्रॉपर्टी में मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला। अब एक बात याद रखिएगा, वो ये कि किसी भी ट्रांसपोज का, मैंने इसीलिए, अब देखिए तो अगर आपको अगर याद हो या आप सोच पा रहे हो तो मैंने ही इनडायरेक्टली ये बात कही है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में मैंने किया क्या, मैंने ये तो किया कि कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज किया। देखिए एक्चुअल में है क्या वो बात यही है कि हमने एक्चुअली वहां ट्रांसपोज किया था। मैं घुमाकर भी बोल सकता था वहां पे, जैसे कि कुछ बुक्स में ऐसा दे रखा है कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए, तो उसका डिटरमिनेंट वही आएगा जो उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। मतलब ए कोई मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो इक्वल हो क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के, है ना। तो वही तो किया था रिफ्लेक्शन। अब ट्रांसपोज कैसे निकालते थे कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करते थे, कॉलम को रो में। तो वही तो हमने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में किया था, यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 में वही तो किया था बच्चों कि रो को मैंने कॉलम में इंटरचेंज किया था और कॉलम को रो में इंटरचेंज किया था, लेकिन हमारे डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, है ना। तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए होता है। अब देखिए जरा इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मैंने कहा कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑड है, अगर तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो ए ही आएगी, और अगर इसका ऑर्डर ऑड है और माइनस बाहर आएगा तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो अब अगर ये जो डिटरमिनेंट है इसका ऑर्डर ऑड है अगर, तो वैल्यू अगर -1 आएगी। मैं दोनों ही केस आपको बता रहा हूं, ठीक है, ऑड है या इवन भी है, ठीक है ना। तो जब -1 बाहर आएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, n हो जाएगी, और ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ n। अब देखिए जरा, इफ n बिलोंग्स टू इवन नंबर, अगर n की वैल्यू इवन है तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट a डिटरमिनेंट के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इवन अगर है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि इफ डिटरमिनेंट इज स्क्यू-सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, यानी कि डेल्टा इज क्या है, स्क्यू-सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर। ध्यान रखिएगा क्या है, ऑड ऑर्डर, तो जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, यानी जो डिटरमिनेंट होगा उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इवन हमें लेना नहीं है, क्या लेंगे, हमने कहा n बिलोंग्स टू ऑड, क्या बिलोंग कर रहा है, ऑड से। अगर n ऑड से बिलोंग कर रहा है बच्चों, तो n ऑड से बिलोंग करेगा, यानी ये ऑड है 1 3 5 वॉट एवर, तो रिजल्ट तो ये -1 ही आएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि -1 की पावर कुछ भी हो, लेकिन ऑड हो रिजल्ट -1 आएगा, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। ये जब इधर आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। बोलो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो क्या याद रखना है, बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है जो डायरेक्ट आपको देखते ही आपको आंसर दिला देगी, क्या कि अगर आपने देखा कि जो डिटरमिनेंट आपको गिवन है वो कैसा है, स्क्यू-सिमेट्रिक है, ऑफ ऑड ऑर्डर है। देखिए पहली बात स्क्यू-सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरी बात क्या कि ऑर्डर क्या हो, ऑड हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बोलो बात समझ पा रहे कि नहीं, समझ पा रहे ना, ये प्रूविंग भी आपके सामने दी है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑड हो, स्क्यू-सिमेट्रिक हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ओके। एक मैंने क्वेश्चन आपके लिए दिया है, जरा देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताएं क्या आएगी। अब जिन लोगों को स्क्यू-सिमेट्रिक के बारे में नहीं मालूम और उसकी प्रॉपर्टी नहीं मालूम, तो पहली बात मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपने स्क्यू-सिमेट्री नहीं पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है, तो जाइए वॉच माय लेक्चर्स ऑफ मैट्रिसेस, वहां पर आपको मिलेगा सिमेट्रिक स्क्यू-सिमेट्रिक पूरा मैट्रिक्स दिया है, आप प्रॉपरली उसको वॉच करिए, उसको देखिए।
और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और अगर आपको पता है तो देखिए जरा, जब आप इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो देखते ही एक मन में फीलिंग आएगी, ठीक है ना, मन में फीलिंग आएगी अच्छी और आंखों में चमक आएगी। क्या क्यों आएगी आंखों में चमक और मन में फीलिंग कि क्यों आएगी? जैसे ही आपने देखा तो देखा क्या कि प्रिंसिपल डायगोनल यानी मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या है? 0 है। अब याद करो वो दिन, क्या जब मैंने आपको बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना? क्या कहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक में प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। मतलब कहने का वही यहां पर भी है कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई क्या कि ये जो डिटरमिनेंट आपके सामने गिवन है वो कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक है स्टूडेंट, तो रिजल्ट क्या आएगा इसके डिटरमिनेंट की? आंसर आएगा 0, क्योंकि हमने पढ़ रखा है क्या कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो दोनों बातें, अब यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहली बात, आपको स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करना अच्छे से मालूम हो, उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि वो क्या स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। उसके लिए करना क्या होगा? अगर आपने नहीं देखा है, आपको नहीं मालूम है, तो हमारे मैट्रिक्स में जाएं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एक टॉपिक मैट्रिक्स, वहां पर आप देखिए। आप पूरा जब टॉपिक आप देखेंगे प्रॉपरली तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। और जैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्लियर हो जाएगा तो ये बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। क्या कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। किसमें? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी बच्चों। तो बात समझ पाए? ओके, ठीक है ना। तो फिर आज हमने क्या सीखा बच्चों? आज हमने सीखा सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अगर बात करूं डिटरमिनेंट चैप्टर की तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हमने डिस्कस करी। ये सारी ही प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है ना। कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या इसका रिजल्ट होता है। अगले लेक्चर में हम कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी के कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो इन प्रॉपर्टी से रिलेट करेंगी। क्लियर? वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो IIT JEE हो या अदर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है ना। साथ ही साथ हम उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं या फिर पूछा जाएगा आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन। थैंक यू।